आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल, लेस इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड बट मोर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एंट्रेंसेस। एक क्लास 1.5 क्लास लगेगा तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा देते हैं। रिफ्लेक्शन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस बोर्ड में कम आते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन की फंडामेंटल को यूज करके रिफ्रैक्शन में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग रिफ्लेक्शन पे ध्यान देंगे और एंट्रांसेस वगैरह में तो रिफ्लेक्शन के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं कहीं से भी। सो लेट अस स्टार्ट विद फंडामेंटल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। आज की क्लास में मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टेक्निक्स बताऊंगा करने के लिए। आप लोगों को ट्रिक्स टेक्निक्स को लिखने की कोशिश मत करो, आई विल सेंड यू द पीडीएफ एंड वीडियो, क्योंकि उसमें बहुत सारे रे डायग्राम है और आप वो सारे डायग्राम करके करने की कोशिश करोगे, हो सकता है कि यू विल लूज योर फोकस फ्रॉम व्हाट आई एम टीचिंग। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको याद रखने के लिए, समझने के लिए आपको ध्यान से क्लासेस को सुनना है। तो मैं कहूँगा कि मैं तो पीडीएफ आपको भेज ही देता हूँ, वीडियो भेज देता हूँ, यू कैन मेक नोट्स लेटर। तो क्लास को सुन लो। जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा हो सकता है कि सारा का सारा चीज़ आपको मालूम है या फिर कुछ नए सीखने के लिए मिल जाएगा, फिर भी एज ए सीक्वेंस में इसको पूरा करना चाहता हूँ। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन। जब हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि रिफ्लेक्शन होता कब है और क्या है वो फेनोमेनन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कब होता है और किसको कहते हैं। ये जनरल एक मिसकंसेप्शन है कि कोई पॉलिश सरफेस रहेगा, कोई लाइट रे गिरेगा, वो ऐसे बाउंस बैक करेगा टू द ओरिजिनल मीडियम, तो हम इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। यू आर करेक्ट, बट दिस इज पार्शियली करेक्ट। होता यूं है कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से, एक मीडियम है, ये कोई दूसरा मीडियम है, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है, सपोज कोई लाइट रे ऐसे गिरा, तो आप देखोगे इस लाइट रे का फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसका कुछ हिस्सा इसके अंदर जाएगा और कुछ वापस चले जाएगा। जो अंदर चला गया, ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज गोइंग लाइक दिस, ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज गोइंग लाइक दिस। सो एवरी इंटरफेस ऑफ चेंज ऑफ मीडियम, a part of light will bounce back to the original medium, a part of light will go in। ठीक है, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक मीडियम है, कोई लाइट रे ऐसे गिरा, तो आप देखोगे कुछ लाइट अंदर चले जाएगा, कुछ वापस चले जाएगा। ध्यान रहे, जो अंदर चले जाने वाली फेनोमेनन है, तो बेंड हो रहा है लाइट, ये जो फेनोमेनन है एट द इंटरफेस, उसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। और जो बाउंस बैक कर गया कुछ पार्ट ऑफ लाइट, उसको हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। सो जब भी लाइट अपने रास्ते में जाते जाते मीडियम बदलता है, रिफ्रैक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब देयर मे बी बेंडिंग, मे नॉट बी बेंडिंग, बट रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कंपल्सरी। समझ में आ रहा है क्या? जब भी लाइट अपने रास्ते में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, रिफ्रैक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर रिफ्लेक्शन तो पक्का होता है। रिफ्लेक्शन इज ए कंपल्सरी फेनोमेना, जो कि होगा ही होगा। तो क्या है रिफ्लेक्शन? चलिए थोड़ा हम लोग लिस्ट करते हैं और उसकी डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं। क्या है? पॉइंट नंबर 1, व्हेन लाइट passes through the interface between two different medium, a part of light is transmitted to second medium and rest bounce back to first medium। ये पहला मीडियम में वापस आते हैं, बाउंस बैक टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, this phenomenon of
phenomenon of bouncing back. This phenomenon of bouncing back is called reflection. समझ में आना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या है। जस्ट मैं बताना चाहता हूं कि सपोज हमारे पास कोई एक मीडियम है ऐसा, सपोज हियर इज ए ब्लॉक ऑफ ग्लास, जस्ट थिंक दिस इज ए ब्लॉक ऑफ ग्लास, ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ ग्लास है और सपोज दिया है कि ये ग्लास मीडियम के अंदर हम यहाँ से कोई एक लाइट रे डाल रहे हैं इसके ऊपर। जैसे कोई लाइट रे यहाँ पे आके गिरेगा, आप देखोगे कुछ लाइट रे अंदर चले जाएगा, फिर यहां से बाहर निकल जाएगा, लेकिन जब यहां पे आके पहुंचा, यू सी ए पार्ट ऑफ लाइट इज एंटरिंग इनटू द मीडियम एंड रेस्ट लाइट इज बाउंसिंग बैक, सो हियर इज ए फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली जैसे लाइट आके यहां पे पहुंचा, कुछ इधर आ गया, कुछ यहां से बाउंस बैक करेगा, सो अगेन दिस इज ए फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर एक बार रिफ्लेक्शन होगा, यहां पर एक बार रिफ्लेक्शन होगा, और ये लाइट जो यहां से आया अगर वो आके यहां पे पहुंचा तो फिर से ये कुछ बाहर चले जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। दैट मींस सेवरल रिफ्लेक्शंस आर टेकिंग प्लेस। इज दैट क्लियर? जब भी लाइट रे क्या कर रहा है, जब भी लाइट रे आके पहुंच रहा है किसी इंटरफेस पे दो अलग अलग मीडियम का, तो एक पार्ट ऑफ लाइट इज एंटरिंग, पार्ट ऑफ लाइट इज बाउंसिंग बैक। तो यू सी हियर इज द इंसिडेंट रे, हियर इज रिफ्लेक्टेड रे, हियर इज आल्सो ए रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड है। देयर आर सो मेनी रिफ्लेक्टेड रेज। हम कहेंगे अगर इस रे का नाम देंगे ए, इस रे का नाम देंगे बी, इस रे का नाम देंगे सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ सपोज, तो हम कहेंगे व्हाट आर द रिफ्लेक्टेड रेज हियर? रिफ्लेक्टेड रेज आर ए डी सी, है ना, तो हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रेज आर ए डी सी आर द रिफ्लेक्टेड रेज। क्या समझ में आया? लाइट जाते जाते अगर रास्ते में दो अलग अलग मीडियम की बाउंड्री पे पहुंचेगा, कुछ पार हो जाएगा, कुछ उल्टा वापस आएगा, उल्टा वापस आने वाला फेनोमेनन को रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, ठीक, we have understood what is reflection. Point number 2, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे लिख दूंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहता है कि अगर कोई एक सरफेस ऐसा है दो अलग अलग मीडियम का और कोई लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट है ऐसे, तो आप देखोगे कि दिस लाइट रे will reflect like this, it will follow certain rules. Let us consider the normal at the point of incidence. जिस पॉइंट में लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट में एक नॉर्मल ड्रॉ की। लॉ क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर ये एंगल I है, ये एंगल R है, तो हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। I shall call this as incident ray, this as reflected ray. This is the normal. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब आपको मालूम है, मेरे को नोट देना है तो पूरा दे रहा हूं। एंड द नॉर्मल at point of incidence, lie in a common plane. ठीक है, lie in a common plane। ठीक है, दूसरा हुआ द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टिंग एंगल।
आई क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल, आर क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग एंगल। देखो कोई नया चीज नहीं है, सब आपको मालूम है, ठीक है। तो ये बात है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो मैं कुछ ऐसे लिखना चाहता हूं। आई वांट टू रीड्रॉ द फिगर। सपोज आई से हियर इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। दिस इज ए रिफ्लेक्टेड रे इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दोनों चीज को जोड़ के हम सिंगल पॉइंट में लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म। ए आई कैप क्रॉस ए एन कैप इज इक्वल टू ए आर कैप क्रॉस ए एन कैप। Laws of reflection can be consolidated into a single statement. A I cap cross A N cap is equal to A R cap cross A N cap. ठीक है, ठीक है। और ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर है। अब देखो ए आई ऐसा है, ए आई क्रॉस ए एन करेंगे आउटवर्ड होगा, ए आर क्रॉस ए एन करेंगे आउटवर्ड होगा, दोनों का डायरेक्शन बराबर होगा। और ये ऑटोमेटिकली मीन करता है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इन दोनों के बीच में भी कोई एंगल है। सो रिमेंबर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इसलिए बताया क्योंकि कोई एक पुराना एंट्रेंस में आया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे करके कुछ दिया था। तो ये आ गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वी गो फॉर पॉइंट नंबर 3। नोट पॉइंट नंबर 3। अभी हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन में बहुत सारे की टर्म्स आते हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट, इमेज, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एन इमेज, थोड़ा मैं बता देता हूँ। वेयर द ऑब्जेक्ट इज, वेयर द इमेज इज। आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा, मैं बता सकता हूँ कि सपोज कहेंगे कि ये कोई एक सरफेस है जहां से हम रिफ्लेक्शन करवाना चाहते हैं। सपोज यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट से रेज आ रहे हैं और यहाँ से गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज हमारे आंखों में पहुंचेंगे तो हमें इमेज दिखाई देगा। Where you are able to see the object, जब ऑब्जेक्ट से आता हुआ कोई रे हमारी आंखों में पहुंचेंगे। इफ दिस रेज, आप यहाँ पे खड़े हो, अगर यहाँ से रेज आपकी आंखों में पहुंच रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। बीच में कोई ऑब्स्टैकल हो गया, यू कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट। व्हेन द रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट reach your eye, you are able to see the object. Similarly, when the rays reflecting from a surface reach our eye, the sensation, जो हमें देखने का सेंसेशन होता है वो क्या है, क्या देख रहे हैं हम, इमेज। Where the image is located and where the object is located. Object is located at the point of concurrency of the incident rays. जो इंसिडेंट रे आ रहे हैं वो कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इमेज कहाँ पर है, जो रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास आ रहे हैं वो जहां पर मिल रहे हैं वहां पर होगा इमेज। आर यू गेटिंग? तो ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, हम लोग समझ गए। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वेयर इट इज लोकेटेड एंड वेयर यू आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट और इमेज। जब किसी एक बॉडी से लाइट आके हमारे आंखों में पहुंचते हैं हम उस बॉडी को देख पाएंगे। अगर वहां से निकलता हुआ कोई लाइट हमारे पास डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा है तो वी कैन नॉट see that object. Again that object may be a luminous object, may be a non-luminous object. हो सकता है कि उसका अपना लाइट है, जैसे सन है उसका अपना लाइट है, या फिर आपकी पेन है इसका अपना लाइट नहीं है, किसी दूसरे का लाइट इसके ऊपर गिर के वापस आ रहा है। एनीवे यहाँ से निकलता हुआ रे अगर आपकी आंखों में पहुंचेगा तो आप इसको देख पाओगे, तो आप इसको कहोगे ऑब्जेक्ट।
So when rays from a body are directly reaching your eye, you call it an object and you are able to see it. Where the object is located? The object is located at the point of concurrency or point of convergence of the incident rays. ठीक है, रिफ्लेक्शन में याद रखना ये काफी काम का चीज होगा। यहाँ पर ढेर सारे रेज ऐसे आ रहे हैं, रिफ्लेक्ट करके जा रहे हैं। Where is the object? ये जो इंसिडेंट रे कहां पर कन्वर्ज कर रहे हैं, यहां पर कर रहे हैं, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। You will get some cases where the rays are also incident like this. You see, these incident rays are not converging in front of the surface. Rather, if you extend them, they appear to converge somewhere here. You will call it a virtual object because the rays are not really converging. So, object can be also virtual and real. So, for the image. Image किसको कहते हैं? When the reflected rays are reaching our eye, you see the image. If the reflected rays are really converging somewhere in front of the reflecting surface, you say a real image. If they are not converging but appearing to converge somewhere behind the mirror, you call it a virtual image. ये छोटे-छोटे कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण आगे बड़े कंफ्यूजन होते हैं न्यूमेरिकल करने में। रियल इमेज किसको कहेंगे? If the reflected rays converge at a point somewhere, really converge, so you say a real image. तो पहले हम लिखेंगे image is located. Image is located. पहले ऑब्जेक्ट के बारे में लिख देते हैं। Object is located at point of convergence. Point of convergence of incident rays. अगर इंसिडेंट रेज रियली किसी पॉइंट में कन्वर्ज कर रहे हैं, हम कहेंगे ये रियल ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो यहाँ से कोई रे ऐसे गया, इंसिडेंट रे ऐसे गया, सो दिस इज ए रियल ऑब्जेक्ट। तो जितने सारे रेज यहाँ से जा रहे हैं, दे आर कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट। सिमिलरली अगर हम कहेंगे ये कोई एक सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, सपोज हम कहेंगे ये कोई दूसरा सरफेस है और इसके ऊपर रेज कुछ ऐसे गिर रहे हैं। नाउ दिस रेज आर नॉट कन्वर्जिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हाउएवर इफ यू एक्सटेंड देम बियॉन्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दे आर अपीयरिंग टू कन्वर्ज somewhere here. So you will say this is a virtual object. काफी क्वेश्चन बोर्ड में वर्चुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आता है। तो रियल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है? These are all incident rays. ठीक है। Similarly, where the image is located, image is located at point of convergence of the reflected rays जहां पर कन्वर्ज कर रहे हैं वहां पर इमेज होता है। जैसे हम कहेंगे कि सपोजिंग ये कोई एक सरफेस है, ऐसे मान लो कि ये कोई एक सरफेस है, कोई एक टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है और पता चला कि यहाँ से कोई एक रे ऐसे गया, वो ऐसे निकल गया, ठीक है, और कोई रे अगर ऐसे गया, पता चला वो ऐसे निकल गया। सो यू सी द रेज आर converging here. Which rays? Reflected rays. This is an object, and the rays reflecting from the surface are converging somewhere here. So you call it a image. जहां पर ये रेज रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज कर रहे हैं वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा। एंड यू सी द रिफ्लेक्टेड रेज आर रियली कन्वर्जिंग, सो यू कॉल इट ए रियल इमेज। ठीक है, यू कॉल इट ए रियल इमेज बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज आर रियली कन्वर्जिंग। हाँ, जो ये रियल इमेज है इसका मतलब यहाँ पर अगर हम स्क्रीन रखते तो हम कहेंगे ये स्क्रीन के ऊपर ये स्पॉट बनता। इनफैक्ट क्या रिफ्लेक्टेड रेज आगे नहीं जा रहे हैं, लेकिन जहां पर सारा रे मिल रहे हैं वहीं पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का स्पॉट बनेगा। क्या हम यहाँ पे स्क्रीन रखेंगे, स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन साथ
इमेज नहीं आएगा। यहाँ पर रखेंगे शार्प इमेज नहीं आएगा, यहाँ पर रखेंगे एक शार्प इमेज आएगा, क्योंकि सारा रे एक जगह आके गिर रहे हैं, तो you'll find a bright spot occurring there. So इमेज किसको कहते हैं? तो ब्राइटेस्ट इमेज को हम लोग इमेज कहते हैं। बार बार ब्राइट इमेज नहीं बोल रहे हैं। अब कहीं भी रखो स्क्रीन को, you'll get an image here, keeping a screen here, you'll get an image here, पर ब्राइटेस्ट इमेज कहाँ मिलेगा? जब यहाँ पर आप रखोगे, ठीक है? तो इमेज का मतलब हुआ, जैसे वेलोसिटी का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सिमिलरली इमेज का मतलब हुआ ब्राइटेस्ट इमेज, ठीक है? तो ये रियल इमेज है और ये रियल इमेज सामने। सो रियल इमेज क्या हो सकता है, इसके बारे में हम क्या देख लिए, थोड़ा इसको लिख लेते हैं ढंग से, तो शायद आपको समझाने में मुझे आसान होगा। रियल इमेज के केस में हम लोग देख रहे हैं कि ये रियल इमेज कहाँ होता है? इट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कहाँ हो रहा है? ऑलवेज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। ये हो गया रियल इमेज। कहाँ होता है? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, लोकेटेड द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे है, रियल इमेज है। रियल इमेज को आप कैन बी पुट ऑन ए स्क्रीन, कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन, can be projected on screen। और ये कहाँ बनता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे कि पीछे? आगे, ठीक है? और it cannot be seen, cannot be seen। आपको दिखाई नहीं देगा इमेज, लेकिन स्क्रीन पे आप इसको डाल के देख सकते हो। अब क्यों नहीं दिखाई देगा? दैट इज अगेन ए डिस्कशन। क्यों आपको रियल इमेज दिखाई नहीं देता है? हमें कोई चीज दिखाई तब देता है जब वो हमारे आंखों में कम से कम एक छोटा सा एंगल, मिनिमम 1/60 डिग्री एंगल करेगा। तो the rays coming from the extremities of an object are making an angle at least 1/60 डिग्री, उससे कम एंगल करेगा तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। हमारा दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर ऑफ आवर आई। हाँ, ज्यादा नहीं करेगा तो देख पाएंगे। ये पेन को मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ से और यहाँ से जो दोनों रे आ रहे हैं, मेरे आंखों में जो एंगल कर रहे हैं वो 1/60 डिग्री, जिसको हम कहेंगे 1 मिनट, ठीक है? 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, तो 1 मिनट का एंगल कर रहा है, तो कम से कम 1 मिनट का एंगल करेगा तो देख पाएंगे। इसका मतलब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे क्या? नहीं। तो ए द रेज आर कन्वर्जिंग हियर, दैट इज फॉर्मिंग ए point image. You see it's a bright image but point image, you cannot see it. समझ में आया? So real images cannot be seen. However, if I change the case, suppose I go for another case here. Here is another reflecting surface, और suppose हम कहेंगे इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ से कोई रे आया, यहाँ से कोई रे आया। अगर ये इंसिडेंट रे है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल, फिर ड्रॉ करना पड़ेगा रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर भी ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल, फिर ड्रॉ करना पड़ेगा रिफ्लेक्टेड रे। अरे ये इंसिडेंट रे यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट इज रियल, बट व्हाट अबाउट द इमेज? ये तो कन्वर्ज हो ही नहीं रहे हैं। However, if you extend them, you find they are appearing to converge. They are appearing to converge somewhere here. है कि नहीं? You see, these two rays are appearing to converge somewhere here. So they are actually not converging, but appearing to converge somewhere here. तो आप क्या कहोगे? Virtual image. अभी सोचो, आपकी आंखों में अगर ये दोनों रे आएंगे, the angle is more than 1 minute and you can see it. क्या हम इसको किसी स्क्रीन पे डाल सकते हैं? अरे स्क्रीन पे डालेंगे, ये रे भी पहुंचेगा, ये रे भी पहुंचेगा, लेकिन आपको कोई ब्राइट इमेज नहीं मिलेगा। सारा रे एक जगह पहुंचेंगे तो एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, है कि नहीं? तो लाइट तो तितर बितर जा रहा है, विल नॉट गेट ए ब्राइट इमेज। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कहेंगे ये वर्चुअल इमेज है, और दूसरा हुआ कैन नॉट बी put on or projected on a screen. Projected on a screen. किसको? वर्चुअल ऑब्जेक्ट को, but can be seen by naked eye.
आंखों से हम देख सकते हैं। इसको आंखों से देख नहीं सकते, स्क्रीन पे डाल सकते हैं। इसको स्क्रीन पे नहीं डाल सकते लेकिन आंखों से देख सकते हैं। सो दीज आर द सिंपल थिंग्स, डिफरेंसेस वर्चुअल रियल इमेज। कोई आपको नहीं पूछेगा, जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हम रिफ्लेक्शन को तो ज्यादा मजा लेके इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि रिफ्रैक्शन जब पढ़ेंगे लेंस में ना, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन आर 100%, ऑलमोस्ट 100% एप्लीकेबल फॉर रिफ्रैक्शन। कॉनकेव मिरर में जो भी चीजें होगा वो सारे कन्वेक्स लेंस के लिए एप्लीकेबल है। कन्वेक्स मिरर में जो कुछ होगा वो सारे के सारे कॉनकेव लेंस के लिए एप्लीकेबल है। अगर एक मालूम है दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, तो इमेज का लोकेशन के बारे में हम जान गए। दूसरा हुआ, नेक्स्ट हुआ, अगर हमें किसी एक सरफेस पे रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक सरफेस है और हमें मान लो कि हमें दो रिफ्लेक्टेड रे, दो रे इसके ऊपर गिर रहे हैं। मान लो ये एक रे है और ये कोई दूसरा रे है। These two rays are parallel to each other. The question is, a parallel beam of light is incident on a curved surface. क्या जो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट निकलेगा वो भी पैरेलल रहेंगे, रेज विल बी पैरेलल और नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ये थोड़ा देख लो, एग्जांपल के तौर पे लिखेंगे, विल नॉट कॉल इट पॉइंट नंबर 5, विल कॉल इट एग्जांपल। तो अगर हम कहेंगे इसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल एट द सरफेस। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ नॉर्मल एट द सरफेस। तो आपको किसी भी पॉइंट में अगर रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है तो पहले आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि ये नॉर्मल के साथ क्या एंगल कर रहा है, उतने ही एंगल में रिफ्लेक्टेड रे बनेगा। सिमिलरली ये जितना एंगल कर रहा है उतने ही एंगल में रिफ्लेक्टेड रे बनेगा। यू सी द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल बट द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल, मींस द सरफेस ऑफ इंसिडेंस इज नॉट ए फ्लैट सरफेस, दिस इज ए कर्व्ड सरफेस। अगर ये फ्लैट सरफेस होते, सोचो कि अगर ये फ्लैट सरफेस होते तो अगर दो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर गिरते तो रिफ्लेक्शन के बाद वो भी पैरेलल होके निकलते, यहाँ से रेज वुड हैव बीन पैरेलल इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो ये चीजें याद रखना है कि व्हेन लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन ए पैरेलल ऑन ए फ्लैट सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, the angle between the reflected rays is same as the angle between the incident rays. ठीक है, यहाँ पे अगर कोई parallel beam of light is incident on a curved surface, so after reflection the rays are no more parallel to each other. The reflected rays are not no more parallel to each other. ये सब सिंपल चीजें, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कुछ सीखने के लिए अभी मिल रहा है, लेकिन मेरा काम है बताना, तो मैं बता रहा हूँ और आगे बढ़ेंगे। Let us see some facts related to plane mirror. प्लेन मिरर के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। पहला है कि अगर हमारे पास कोई एक मिरर है, यहाँ पे प्लेन मिरर, और उसके सामने हम कोई एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, जानना चाहते हैं कि उसका इमेज कहां पर होगा। इमेज यूजुअली कहां पर होता है, एट द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो हमें यहां से रिफ्लेक्टेड रेज निकालने पड़ेंगे। रिफ्लेक्टेड रे निकालने के लिए हमें इंसिडेंट रे डालना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं हाउ आर द इंसिडेंट रेज। सपोज यहां से तो ढेर सारे रे निकल के चारों तरफ जा रहे हैं, आप कोई एक इंसिडेंट रे ले लो, ये इंसिडेंट रे ले लिए, तो ये ऐसे करके वापस आया, है ना। और अगर मैं ऐसा एक इंसिडेंट रे लेता हूं, ऐसा एक इंसिडेंट रे अगर लेता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन इट इज नॉर्मल इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस? 0। यस, ये आपको समझ में आना चाहिए। कोई अगर प्लेन सरफेस पे कोई रे ऐसे गिर रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल के साथ क्या एंगल कर रहा है, 0। ये स्कूल वगैरह में पूछ लेते हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यू सेड इज 0। अच्छा, यहाँ पर अगर वो गिरा तो गिरने के बाद ये रे जब रिफ्लेक्ट करेगा, ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, है कि नहीं। यू विल से द रे रिफ्लेक्ट्स समव्हाट लाइक दिस, हम कहेंगे ये रे ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये रे ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, फाइन।
but reflected rays are not meeting in front of it. However, if you extend them, they are appearing to meet somewhere here. You see, they are appearing to meet somewhere here. तो आप कहोगे the reflected rays that are appearing to converge somewhere here. That means here the image is located. What you observe that for a real object in front of the mirror, there is a virtual image forming. Virtual image कहाँ बनता है? मिरर के पीछे बन गया तो virtual image बनेगा. अच्छा, तो क्योंकि reflected rays are appearing to meet here. आप क्लियरली देख सकते हो. दूसरा चीज कि अगर मैं कहूं कि सपोज मैं कहूं कि ये एंगल थीटा, सपोज दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा, है ना. तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये रे से जा रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि ये एंगल भी है 90 माइनस थीटा. तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा. नाउ लुक एट दिस टू ट्रायंगल्स. ये दोनों ट्रायंगल में इसका एक एंगल बराबर है, इसका ये एंगल बराबर है, और इसका एक एंगल ये एंगल के साथ बराबर तो होना ही है, क्योंकि सम ऑफ these three angles is equal to 180. That means they are similar by the theorem of angle. But then one side is common to both of them. That means they are congruent. दो सिमिलर ट्रायंगल का एक साइड अगर दोनों का बराबर हो गया तो फिर तो कॉन्ग्रुएंट बन गए. तो आप कहोगे कि ये दोनों ट्रायंगल अभी कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट है का मतलब क्या हुआ? इसका सब कुछ के साथ बराबर है. मतलब हुआ ये कि अगर हम कहेंगे कि ये लेंथ है जितना, ये लेंथ होगा उतना. ऑब्जेक्ट मिरर से जितने दूर पे है, इमेज मिरर से उतने ही दूर पे है. ठीक है. The distance of the object from mirror is same as distance of the image from mirror, because this length is going to be equal to this length. ठीक है. तो जो चीजें छोटे कंक्लूजन मिले हम इसको थोड़ा लिख लेंगे. क्या मिला कंक्लूजन? पॉइंट नंबर 1, फॉर रियल ऑब्जेक्ट इमेज इज वर्चुअल. ठीक है. एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू distance of object from mirror. ये बात कोई नई चीज है नहीं, सब कुछ आपको मालूम है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बराबर है, बिकॉज दिस टू ट्रायंगल्स आर लुकिंग टू बी कॉन्ग्रुएंट. कोई आपको प्रूफ नहीं पूछेगा और आपको मालूम भी है. दूसरा है इमेज इज इरेक्ट, मतलब इधर अगर आदमी ऐसे खड़ा है तो इमेज में भी आदमी ऐसे ही खड़ा रहेगा, इरेक्ट. ठीक है ना. अच्छा, बट लेटरली इन्वर्टेड मतलब अगर इधर का आदमी बायां हाथ से कोई चीज पकड़ा है तो उधर इमेज में आदमी दायां हाथ से कुछ चीज पकड़ा होगा. जैसे हम कहेंगे ये मिरर है, मान लो यहाँ पर हम n लिखेंगे तो इमेज ऐसे आएगा. इमेज कैसे आएगा? ऐसे. सी लेटरली इन्वर्टेड. ठीक है. लेटरली इन्वर्टेड का मतलब आपको समझ में आना जरूरी है. लेकिन ये मिसकंसेप्शन मत रखना कि द इमेज इन ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल. नो, मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखा हूँ इमेज इन ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रियल. क्योंकि वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं डाल सकते. क्या आप प्लेन मिरर को यूज करके सन की लाइट को कैच करके घर की वॉल पे नहीं डाल सकते हो? डाल सकते हैं. दैट मींस यू आर एबल टू कैच द इमेज एंड कास्ट इट ऑन ए स्क्रीन, project it on a screen. So what type of image it is?
it is a real image. तो don't say कि the image produced in a plane mirror is always virtual. It can be real. कैसे? अगर जो ऑब्जेक्ट है वो virtual रहेगा तो जैसे हम कहेंगे रेज अगर ऐसे आ रहे हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट समवेयर हियर, तो यू से हियर इज ए रियल इमेज एंड हियर इज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहां पर देखेंगे तो ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल, है ना? ऐसा भी हो सकता है। मैं ये स्टेटमेंट को बताना इसलिए इंपॉर्टेंट समझा, किसी एक पुराना मेडिकल एंट्रेंस में मैं देखा था द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। नहीं, कोई जरूरत नहीं, रियल भी हो सकता है ना? क्योंकि हम लोग की कोर्स में मोस्टली हम लोग रियल ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं, तो करते करते आदत बन जाता है कि उसके हिसाब से आंसर बोल देते हैं, जबकि हमें ध्यान रखना चाहिए ऑब्जेक्ट कैन बी वर्चुअल ऑल्सो। तो क्या पॉइंट नंबर 1 आपको समझ में आ गया? ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं प्लेन मिरर का पॉइंट नंबर 2। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्लेन मिरर के बारे में हम देखेंगे। इमेज बनना और इमेज दिखना दो अलग अलग चीज होते हैं। इमेज बनना और इमेज दिखना कोई दो अलग अलग चीज होते हैं। आपको इमेज नहीं दिख रहा है का मतलब नहीं कि इमेज नहीं बन रहा है, इमेज बन रहा है का मतलब नहीं कि आपको दिखेगा। सोचो मैं अपने सामने इतना बड़ा सा एक मिरर लेके खड़ा हूं, क्या इस मिरर में मैं अपना पाँव को देख सकता हूं? कैन आई सी माय फुट हियर? नो, दिखेगा नहीं। लेकिन कोई अगर ऊपर से ऐसे झांक के देखने की कोशिश करेगा मिरर में, उसको मेरे इमेज का फुट भी दिखेगा। इसका मतलब फुट का इमेज तो बन रहा है बट आई एम नॉट एबल टू सी, लेकिन ऊपर से जो देख रहा है वो देख पा रहा है। तो इमेज को आप देख पाओगे नहीं देख पाओगे वो डिपेंड करता है how the object is, where the mirror is and where the viewer is। ठीक है, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक मिरर है और इस मिरर से सपोज हम थोड़ा सा केस इसको छोटा कर देंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे मिटाते हैं। सपोज हियर इज ए मिरर एंड I keep an object somewhere here। मैं जानना चाहता हूं कि कहां पर खड़े रहने से इस ऑब्जेक्ट का इमेज को मैं देख पाऊंगा। ठीक है, इमेज को मैं तब देख पाऊंगा जब इस ऑब्जेक्ट से कोई इंसिडेंट रे इसके ऊपर गिरेगा, वहां से रिफ्लेक्ट करेगा और हमारी आंखों में पहुंचेगा। सोचो इस ऑब्जेक्ट से अगर कोई रिफ्लेक्टेड रे सीधा आया, सॉरी इंसिडेंट रे ऐसे आया यहां तक और यहां से क्या किया, वो रे रिफ्लेक्ट कर गया तो कैसे करेगा? जितना एंगल करके गिरा है उतना एंगल में रिफ्लेक्ट करेगा। गया ऐसे। क्या इस ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ कोई भी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट करने के बाद इस रे से नीचे रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि मिरर भी तो इतना ही बड़ा है कि नहीं? और कोई रे अगर यहां से इधर गिरेगा तो इधर जाएगा, कोई भी रिफ्लेक्टेड रे इससे नीचे नहीं रहेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े रहोगे, क्या कोई रिफ्लेक्टेड रे आपकी आंखों में पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। क्या आप यहाँ पर खड़े होते हुए ऑब्जेक्ट को देख सकते हो? हाँ, ये लाइट सीधा इसके आंखों में आ रहा है तो आप ऑब्जेक्ट को तो देख सकते हो। क्या आप यहाँ पर खड़े होते हुए इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट का इमेज को देख सकते हो? ना, यू कैन नॉट सी बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट रीचिंग योर आई। अच्छा, तो कहां पर खड़े होने से दिखाई देगा? हाँ, यहाँ पर अगर खड़े होगे या फिर यहाँ पे खड़े होगे, कोई ना कोई रे रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में आएगा। ठीक, सपोज हम कहेंगे यहां से कोई रे आके यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचने के बाद अगेन इट हैज टू रिफ्लेक्ट, तो आप कहोगे ये हो गया नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल हो गया तो यहां से रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। सोचो मिरर से रिफ्लेक्ट करता हुआ कोई भी रे इस रे से ऊपर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े रहोगे कोई भी रिफ्लेक्टेड रे आपको पहुंचेगा क्या? नहीं। तो कौन सा जोन में खड़े रहने से रिफ्लेक्टेड रे आपके पास पहुंच सकते हैं वो हमें देखना है। कौन से जोन में? ऑब्वियसली अगर आप कुछ इस जोन में रहोगे तो आप कहोगे कि आपको रिफ्लेक्टेड रे कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टेड रे आपके पास पहुंचेंगे और आप देख पाओगे। मतलब इफ यू आर समवेयर in between the two reflected rays coming from the extremities of the mirror,
in between the two reflected rays coming from the extremities of the extremities of the mirror. अगर ये रीजन में आप रहोगे तभी जाके इसका इमेज को देख पाओगे. That region in front of a mirror, being in which an observer can see the image of an object, is called the region of sight or region of view. समझ में आया क्या? तो क्या कहेंगे हम लोग? पॉइंट नंबर 1 देख चुके, पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 में हम लोग अभी देख रहे हैं the region in front of a mirror being in which an observer can see the image of an object, is called region of sight. कौन सा रीजन में रहने से आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हो? ठीक है. फील्ड ऑफ व्यू ऐसे भी कहते हैं, रीजन ऑफ साइट भी कहते हैं. दिस रीजन इज बाउंडेड बाय, क्या देखें हम कहां से कैसे बनाए इस रीजन को? दिस रीजन इज बाउंडेड बाय the reflected rays from the extremities of the mirror. तो जो मिरर है, मिरर का एक्सट्रीमिटी से अगर हम रिफ्लेक्टेड रे निकालेंगे, इन दोनों के बीच में बाउंडेड जो रीजन रह गया उसको हम कहेंगे रीजन ऑफ साइट. क्या ये बात में आपको समझा पाया? इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. यस, कोई नई चीज नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझ में आ गया होगा. पॉइंट नंबर 3. ठीक है. Now we want to see deviation. Deviation due to reflection. Reflection in single mirror. सिंगल मिरर में रिफ्लेक्शन होगा तो डेविएशन क्या है? जैसे मान लो कि ये कोई एक मिरर है और कोई रे इसके ऊपर आया तो कुछ ऐसे आया और रिफ्लेक्ट करके ऐसे चला गया. डेविएशन क्या हुआ? अगर ये नहीं होता तो ये रे कुछ ऐसे जाता है ना. सपोज हम कहेंगे ये एंगल कितना है? सपोज थीटा है, इंसिडेंट एंगल है थीटा. रे जाता ऐसे लेकिन गया ऐसे, मतलब रे जाना चाहिए था ऐसे, डेविएट कर गया. जितना एंगल मुड़ गया उसको आप कहोगे डेल्टा और डेविएशन. तो आप क्या देखोगे? डेविएशन थोड़ा एक मिनट इसमें ये ले लेते हैं. क्या देख रहे हैं? इनके रिफ्लेक्शन इन सिंगल मिरर में आपको मिला डेविएशन डेल्टा. कितना हो रहा है देखो तो. अगर थीटा है इंसिडेंट एंगल तो मैं थोड़ा यहाँ पे इंसिडेंट एंगल को आई ले लूंगा. ओके थीटा ही रहे, थीटा ले लूंगा. तो कितना आ रहा है देखो तो. ये थीटा है तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है ना, और ये भी तो 90 माइनस थीटा है. तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? इट इज 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा. And how much it is coming out to be? 180 minus 2 theta. फिर थीटा क्या है?
इंसिडेंट एंगल। अगर इंसिडेंट एंगल है थीटा तो डेविएशन हुआ 180 minus 2 theta. Now let us go to the next point. For reflection in combination of two mirrors, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता देता हूं क्योंकि बोर्ड के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इनको चाहिए हो तो आप सर्व कर लेंगे अपना चीजों को। कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स, दो मिरर में जो रिफ्लेक्शन होगा उसके लिए। चलो मानते हैं कि ये कोई एक मिरर है, ठीक है, ये कोई एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, ठीक है, और कोई रे इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। कैसा इंसिडेंट हो रहा है चलो थोड़ा देखते हैं ड्रॉ करके। सपोज कोई एक रे ऐसे गिरा, ऐसे गिरने से फिर वो यहाँ से ऐसे निकला, है ना, फिर यहाँ से वो ऐसे गया, लाइक दिस। This was the incident ray, this is the reflected ray. Suppose the angle between the rays, angle between the mirrors was theta. ध्यान रहे पहला केस में थीटा था, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंगल, बट नाउ व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, दो मिरर के बीच में एंगल थीटा है। हम डेविएशन निकालना चाहते हैं तो पहले हम ज्योमेट्रिकली तो समझे डेविएशन क्या है। चलो ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये जो रे था, सॉरी, ये जो रे था, ये रे था ऐसे आया था, इधर से आया था, और ये जो रे जा रहा है ये इधर जा रहा है। देखो रे ऐसे आ रहा था, ऐसे मुड़ के ऐसे जा रहा है, मतलब शुरू में उसका डायरेक्शन ऐसे था, फाइनली उसका डायरेक्शन ऐसा है। मतलब डेविएशन क्या है बताओ? इस डायरेक्शन से मुड़ के इस डायरेक्शन में गया है। दिस टोटल थिंग इज डेविएशन। ध्यान रहे कितना डेविएट कर गया है। डेविएशन इज, वो जा रहा था ऐसे और यहां से ऐसे मुड़ के इधर गया, मतलब ये पूरा एंगल डेविएट कर गया। हमें वो डेल्टा निकालना है। व्हाट इज द डेविएशन वी वांट टू फाइंड आउट। होपफुली आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू ऑल। चलो मानते हैं कि दिस इज द नॉर्मल एट दिस पॉइंट and this is the normal at this point। चलिए कुछ वैल्यूज लिखते हैं। कोई आपको प्रूफ नहीं पूछेगा, आपको कुछ वैल्यूज देखना है। सपोज इंसिडेंट एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी तो अल्फा ही होगा। अच्छा ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। व्हाई? बिकॉज दिस इज द नॉर्मल। ये 90 डिग्री है तो ये हो गया 90 माइनस अल्फा। हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा ये थीटा है, ये 90 माइनस अल्फा है, ये एंगल कितना है? बीटा। व्हाट इज बीटा हियर? बीटा हियर इज कमिंग आउट टू बी, इधर लिखेंगे ए शोन इन फिगर एज शोन। बीटा क्या है? बीटा इज 180। तीनों एंगल मिलके 180 होते हैं तो बीटा कितना होगा? 180 माइनस थीटा माइनस 90 माइनस अल्फा। थोड़ा मारपीट करो, क्या मिल गया? 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। अच्छा बीटा मिल गया। तो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल हो गया 90 माइनस बीटा। अच्छा ये 90 माइनस बीटा हो गया तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस बीटा। हाँ अच्छा ये 90 माइनस बीटा है, ये 90 माइनस बीटा है। ये एंगल कितना हो गया? कॉल इट गामा, call it gamma, and what will be your delta? Delta will be 180 plus gamma। ठीक है, as shown in figure, what is gamma? What is gamma? It is 180। this angle, ये ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल को, this angle, this whole angle plus this whole angle plus gamma is 180, है ना? तो आपको हो गए गामा प्लस 2 अल्फा प्लस ये 90 माइनस बीटा, ये 90 माइनस बीटा, 2 इंटू 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू 180। ठीक है तो ये कितना हो गया? ये 180 माइनस 2 बीटा। सो इट इज गामा प्लस 2 अल्फा प्लस नहीं माइनस गामा प्लस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा
प्लस 180 इज इक्वल टू 180, मतलब गामा कितना हो गया भाई, गामा इज कमिंग आउट टू बी 2 गोज कॉमन बीटा माइनस अल्फा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। यस। सो व्हाट वी फाइंड, कोई आपको डिराइवेशन नहीं पूछेगा। डेल्टा कितना है, डेल्टा इज 180 प्लस गामा, डेल्टा ये पूरा एंगल है 180 प्लस गामा, गामा कितना है 2 इंटू बीटा माइनस अल्फा। चलो वैल्यू डालते हैं, इट इज 180 प्लस 2 इंटू बीटा माइनस अल्फा, लेकिन बीटा क्या है, बीटा इज दिस 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। चलो वैल्यू डालते हैं 180 प्लस 2 इंटू बीटा की जगह लिखेंगे 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, है कि नहीं? तो ये अल्फा अल्फा को खा गया, क्या मिल गया 180 माइनस 2 थीटा, तो ये हो गया 360 माइनस 2 थीटा। ध्यान रहे डेविएशन इज कमिंग 360 माइनस 2 थीटा। Earlier case, what was the deviation? 180 minus 2 theta, but theta was angle of incidence. Here, theta is angle between the two mirrors. It is not angle of incidence. मतलब चाहे angle of incidence कुछ भी हो, कुछ भी angle पे इंसिडेंट करो, deviation will be same 360 minus 2 theta। समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीज हम लोगों को बढ़िया से पकड़ में आना बहुत जरूरी है। तो इस चीज को थोड़ा मैं नोट करना चाहूंगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा करें, आएगा क्या, नहीं आएगा, जगह नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा भगाओ यहाँ से, ठीक है। सजा के रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझने में, बाद में यू विल कंफ्यूज अगेन, क्योंकि यू हैव टू टेक द नोट्स एंड राइट एवरीथिंग। ठीक है, तो इसको भी उठा के यहाँ लेके आइए, और समझ में आ गया कि ये, तो क्या देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 डेविएशन is 360 minus 2 theta, theta is equal to angle between two mirrors, deviation is independent of incident angle, deviation is independent of इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल कुछ भी हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, कब, when you are talking for reflection in combination of two mirrors। जो रिफ्लेक्शन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स हम कर रहे हैं, इंसिडेंट एंगल क्या था वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 30 डिग्री में इंसिडेंट होगा जितना डेविएशन होगा, 60 डिग्री में इंसिडेंट होगा उतना ही डेविएशन होगा। नॉट ओनली दैट, आप अगर नॉर्मल इंसिडेंट करोगे तब भी रिफ्लेक्ट करेगा और वापस जाएगा, डेविएशन विल बी सेम, यू कैन चेक। सो इंसिडेंट एंगल नो वे मैटर्स टू डेविएशन, व्हाट इज द एंगल हियर। ध्यान रखना कि जब सिंगल सरफेस में रिफ्लेक्शन हो रहा था तो डेविएशन वाज डिपेंडिंग अपॉन द इंसिडेंट एंगल। तो वी हैव सीन डेविएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। नाउ लेट अस गो फॉर सम मोर पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 4, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। deflection of reflected rays
सपोज हम कहेंगे ये कोई एक मिरर है और इस मिरर पे कोई एक रे ऐसे गिर रहा था और दिस वाज द नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये जितना एंगल में गिर रहा था, जितना एंगल में ये गिर रहा था, उतनी एंगल में ये इधर जा रहा था। दिस वाज द रिफ्लेक्टेड रे। आई कॉल इट इंसिडेंट रे 1, रिफ्लेक्टेड रे 1। ये है मिरर एम। मिरर को फिक्स रखते हुए अगर मैं इंसिडेंट रे को थोड़ा घुमा देता हूं, सपोज ये रे ऐसे था, इसको थोड़ा मोड़ के ऐसे कर देता हूं, मतलब आई मेक द रिफ्लेक्टेड रे समथिंग लाइक दिस। ये हो गया, सॉरी, इंसिडेंट रे समथिंग लाइक दिस। आई कॉल इट IR2। सेम पॉइंट पे गिर रहा है तो सेम लाइन विल बिहेव एज द नॉर्मल फॉर दिस। तो ऑब्वियसली जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कुछ ऐसे निकल जाएगा। So if it is IR2, this is reflected ray 2। ठीक है। अब ऑब्वियस है कि अगर मैं इंसिडेंट रे को थोड़ा सा चेंज किया हूं, घुमा दिया हूं, कैसे, थीटा घुमा दिया हूं, कैसे, क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे भी घूम गया है नया पोजीशन पे, कितना, थीटा, बट एंटी क्लॉकवाइज। So the reflected ray is deflected by same angle but in opposite sense। तो ये चीज को हमें यहाँ पे याद रखना है। क्या याद रखना है यहाँ पे कि if mirror being fixed, the incident ray is rotated clockwise by theta, the reflected ray rotates anti-clockwise by same angle थीटा। अगर मिरर को फिक्स रखते हुए हम इंसिडेंट रे को हम रोटेट कर लेंगे, कितना, बाय एंगल थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगा बाय एंगल थीटा। लेकिन अगर इंसिडेंट रे को आप क्लॉकवाइज रोटेट किए हो, ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ऑपोजिट सेंस में। सिंपल सा है, कोई नया लॉजिक तो है नहीं, आपको मालूम है। बट देन ये जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए हम कुछ दूसरा भी कर सकते हैं। सपोज हम कहेंगे कि ये था हमारा मिरर, ध्यान से देख, ये था मिरर। ये मिरर में क्या था कि मान लो कि ये कोई एक रे यहाँ पे इंसिडेंट था, द रे वाज इंसिडेंट समवेयर हियर एंड सपोज दिस वाज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब क्या हुआ, ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट करके इसे वापस जा रहा था। ठीक है, जितना एंगल में आया था उतना एंगल में जा रहा था। ठीक है, एंगल दोनों बराबर नहीं दिख रहे हैं तो हम कहेंगे ये नहीं है रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा ढंग से ड्रॉ करते हैं। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रे ऐसे आया, ऐसे गया। हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे अपना डायरेक्शन बदले, डिफ्लेक्ट कर जाए। हाँ, इंसिडेंट रे को रोटेट करेंगे तब होगा, लेकिन इंसिडेंट रे को रोटेट नहीं भी करेंगे तब भी हो सकता है। कैसे बताओ, बाय रोटेटिंग द मिरर। अगर हम मिरर को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे तो ये मिरर को ऐसे रोटेट कर देते हुए रे इधर चढ़ा हो जाएगा। तो लेट अस रोटेट द मिरर एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। ये मिरर का पहला पोजीशन था, दिस वाज मिरर 1। अब मैं मिरर को रोटेट कर दिया बाय सम एंगल थीटा। सपोज हम कहेंगे मिरर अभी इस पोजीशन में आ गया, M2 की पोजीशन में आ गया। तो पहले था ये इंसिडेंट रे 1, ये रिफ्लेक्टेड रे 1, ये नॉर्मल 1, लेकिन ये मिरर घूमने के बाद मिरर कैसे घुमा है, बाय एंगल थीटा। तो नॉर्मल जो था और वो नॉर्मल नहीं रहेगा, इसके साथ नॉर्मल कुछ दूसरा हो जाएगा। दिस इज द न्यू नॉर्मल नाउ।
यू कैन कॉल द न्यू नॉर्मल टू बी n2। और क्या बता सकते हो कितना एंगल घूम गया होगा? ये जितना मिरर घुमा है। मिरर कितना घुमा है? थीटा, तो दिस एंगल मस्ट बी थीटा। इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. यस यस। Yes, sir. नाउ थोड़ा ध्यान से देखिए, पहला केस में हमारा जो यहाँ पर इंसिडेंट रे था जिसका नाम था I1, रिफ्लेक्टेड रे था जिसका नाम था R1। चलो मानते हैं इंसिडेंट एंगल था सपोज x, तो रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या था? रिफ्लेक्टिंग एंगल भी था x। ठीक है, अब मिरर घूम गया है, अब इंसिडेंट क्या है? एंगल। फॉर सेकंड केस इंसिडेंट एंगल अभी और x नहीं है, इट इज समथिंग मोर, क्योंकि रे वही है, मिरर घूम गया है। इंसिडेंट एंगल इज नाउ x प्लस थीटा, तो रिफ्लेक्टिंग एंगल कहां पर होगा? इस नॉर्मल के साथ x प्लस थीटा एंगल करते हुए रिफ्लेक्टेड रे निकलेगा। रिफ्लेक्टेड रे निकलेगा तो रिफ्लेक्टेड रे विल गो लाइक दिस, यू कॉल इट रिफ्लेक्टेड रे 2। और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? पूरा एंगल हो जाएगा x प्लस थीटा, क्योंकि अभी इंसिडेंट एंगल बदल गया तो रिफ्लेक्टिंग एंगल भी बदल गया। अच्छा, ये बात है, ये पूरा चीज है थीटा, और देखो ये पूरा चीज है x, ये है थीटा। व्हाट इज दिस एंगल? व्हाट इज दिस एंगल? देखो तो ये चीज है x, ये एंगल है थीटा, तो ये लेंथ कितना हो गया? x माइनस थीटा, है कि नहीं? ये हो गया x माइनस थीटा। अच्छा, ये x माइनस थीटा हुआ, व्हाट इज दिस एंगल कमिंग आउट टू बी? से दिस एंगल इज अल्फा। हम निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं बाय द वे? कि रिफ्लेक्टेड रे पहले इधर जा रहा था, वो अल्फा मुड़ गया है। व्हाट इज दैट अल्फा? वी वांट टू नो। as shown in figure, as shown in figure, आप कहोगे अल्फा क्या है? अल्फा इज x plus theta minus x minus theta, it is x plus theta minus x minus theta। कितना हो गया रे भैया? 2 थीटा। तो क्या देखे हम, जब हम मिरर को रोटेट किए थीटा कैसे? क्लॉकवाइज। रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कर गया कैसे? क्लॉकवाइज। कितना एंगल? 2 थीटा। तो वही लिखेंगे। पहला केस में क्या था? इफ मिरर बीइंग फिक्स्ड इंसिडेंट रे इज रोटेटेड। अब क्या लिखेंगे? इफ इंसिडेंट रे बीइंग फिक्स्ड, mirror is rotated by angle theta in clockwise direction, clockwise sense, then reflected ray rotates क्या एंगल? by 2 theta in clockwise direction। तो ये सारा चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी बोर्ड में नहीं पूछेंगे, बट न्यूमेरिकल करते वक्त तो काम में आएगा। एक मिरर का पावर क्यों होता है, कैसे निकालते हैं? लेंस का पावर आप निकालते हो, मिरर का पावर कैसे निकालते हैं? और सारे आपके जो आपका सिल्वर लेंस रहता है, मतलब एक लेंस रहेगा, उसका एक सरफेस को सिल्वरिंग कर देंगे, मतलब इट विल नाउ बिहेव एज ए मिरर आल्सो। सो रिमेंबर, फंडामेंटल्स मस्ट बी नोन। और कब सीखोगे? अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? तो सीख लो, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे तो समझ लो, बाद में देख लोगे बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोर्ड की यार्डस्टिक में सारा चीज को मेजर करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, सो दैट उनको ना लगे कि उनका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। लेकिन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस के लिए बहुत चाहिए, ठीक है। तो क्या देखें हम यहाँ पे, कंक्लूजन क्या है कि अगर हम मिरर को फिक्स रखते हुए इंसिडेंट रे को थीटा घुमाते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा घूमता है उल्टा डायरेक्शन में। इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज घुमाया, रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। दूसरा केस में क्या दिखे? इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए मिरर को घुमा दिए,
when you rotate the mirror by an angle theta, reflected ray rotates by an angle 2 theta in the same direction. ये clockwise घुमा था, वो भी clockwise हो गया है। ठीक है, यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आ रहा है? Yes or no? Yes, sir. Yes, समझ में आ गया, बढ़िया। Now we'll see point number 5. Velocity of object, ठीक है, velocity of object and velocity of image। तो लिखेंगे velocity of image when object moves parallel to mirror, when object moves parallel to mirror। तो ये देखो, ये सपोज कोई एक मिरर है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अभी मूव कर रहा है, कैसे? पैरेलल टू मिरर। पैरेलल टू मिरर मींस समथिंग लाइक दिस। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉल इट ए वेक्टर, कॉल इट ए वेक्टर। अच्छा, तो इमेज अगर ये यहाँ पे, तो इमेज तो सेम डिस्टेंस में होता है, इमेज भी यहाँ पे होगा, है ना? और अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा होगा। क्वाइट ऑब्वियस है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ठीक है, तो हम कहेंगे कि मिरर है ये, तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज आर टू बी 100% सेम। इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन दोनों बराबर होंगे, है कि नहीं? सो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू ए स्टेशनरी मिरर, अगर मिरर है स्टेशनरी, अगर मिरर मूव कर रहा होगा, मान लो मिरर इज मूविंग लाइक दिस, देन थिंग्स विल अगेन चेंज। फॉर दैट सुपरपोजिशन वी शैल सी लेटर। सबका दिमाग खाने की कोई जरूरत नहीं। इट इज मूविंग पैरेलल टू ए स्टेशनरी मिरर, स्टेटमेंट बताते वक्त बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। हाँ, इसमें कोई नई चीज नहीं है, सबको समझ में आ गया। वी गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स perpendicular to mirror, perpendicular to the mirror। अब चीज ये है कि ये कोई एक मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, वो इधर जाने लगा है, कॉल इट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली द इमेज यहाँ पे होगा, वो इधर आएगा, you can call it velocity of image, है ना? ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। आप जानते हो कि ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, दे आर ऑल इक्वल। ये दोनों बराबर है, ये जितना है ये उतना ही है। मतलब अगर ये x है तो ये भी x है ना? तो आप कहोगे कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वन, क्योंकि इसका घटेगा तो इसका भी घटेगा, दोनों का रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कमिंग आउट टू बी सेम। जब ये मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मिरर इज सेम, मतलब दोनों का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी सेम, है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? VO इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to mirror, VI velocity of थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे, आपको बढ़िया समझ में आएगा। VO क्या हो गया? VO is coming out to be, VO is हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज।
और इमेज हो सकता है कि मिरर मूव कर रहा है या मूव नहीं कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम मिरर आर सेम। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस दोनों बराबर है। क्यों? हम तो जानते हैं ये बेसिक्स है, बेसिक्स है सेम। देयरफॉर आप क्या कहोगे? देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to mirror is equal to and opposite to velocity of image with respect to mirror। ध्यान रखना कि मैं with respect to mirror लिख रहा हूं। हो सकता है कि मिरर मूव कर रहा है, हो सकता है इधर या इधर मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है। से vm is velocity of mirror, ऐसे। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपको? क्या बोल रहा है? कंक्लूजन ये मिल रहा है, velocity of object with respect to mirror, relative velocity of A with respect to B, मतलब VO minus VM is equal to and opposite to velocity of image with respect to mirror, velocity of image minus velocity of mirror। और opposite to है, equal खाली नहीं है, opposite भी है। ध्यान रखना ये opposite भी है। थोड़ा सा समझने में गड़बड़, सब कुछ गड़बड़। इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू, इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू। ऑपोजिट के लिए मैं एक माइनस साइन यहां पे रखा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ऑब्जेक्ट मिरर के जितने पास जाएगा, इमेज भी मिरर के उतने पास जाएगा। इधर जा रहा है तो ये इधर आ रहा है, इसलिए दे आर इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू दिस। अगर इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके रखेंगे तो मिलेगा, सबको एक तरफ ले लो, ये हो गया VO माइनस VM, ये माइनस VM माइनस VI प्लस VM, ये जो माइनस VI था इसको इधर ले आओ, हो जाएगा VO प्लस VI इज इक्वल टू, माइनस VM था इधर ले लो, इज इक्वल टू 2VM। ये आपको याद रखना है। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इमेज मूव कर रहा है, कोई आपको डेरिवेशन नहीं पूछने वाला। आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है ये? कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, वेलोसिटी मींस एक्चुअल वेलोसिटी, इमेज का एक्चुअल वेलोसिटी, ये VO क्या है? द वेलोसिटी विथ व्हिच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एक्चुअली मूविंग। मतलब यहां पर कोई तीसरा आदमी अगर खड़े होकर देख रहा है तो उसको क्या दिखेगा? ये VO स्पीड में जा रहा है, वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वही आदमी को इमेज का वेलोसिटी VI दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, इमेज वेलोसिटी, मिरर वेलोसिटी में रिलेशन हो गया। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी प्लस इमेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मिरर वेलोसिटी। क्या चीजें समझ में आ रहा है? यस यस। हाँ, ये चीज आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। हम लोग ये दो क्वेश्चन जब कर लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। वी शैल सी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस इन द जे ग्रुप ओनली। तो हमें समझ में आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये था नोट पॉइंट नंबर 5। एंड लास्ट पॉइंट इज नोट पॉइंट नंबर 6, जिसके साथ मैं प्लेन मिरर का थ्योरी को खत्म कर दूंगा। पॉइंट नंबर 6, नंबर ऑफ इमेजेस इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। ठीक है ना? नंबर ऑफ इमेजेस इन कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, number of images in a combination of mirrors। अगर हम कहेंगे
2 3 4 5 मिरर को जोड़ के रखा गया है और हाउ मेनी इमेजेस विल बी फाउंड आपको देखना है। तो देखेंगे, पहले हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मिरर्स में करते हैं। सपोजिंग हम एक सिंपल सा केस लेते हैं। सपोजिंग आपको कहा गया ज्योमेट्रिकली आप निकालो कि यहाँ पे कोई एक मिरर है, यहाँ पे कोई एक मिरर है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, निकालो कितना ठो इमेज बनेगा। अच्छा, कितना ठो इमेज बनेगा समझो। चलो समझते हैं और ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। चलो ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। अब इसका एक इमेज इसमें बनेगा, दूसरे में मत बनाओ, दूसरे में बनेगा बाद में। इसका एक इमेज यहाँ पे बनेगा। ये जो इमेज है उस इमेज का एक इमेज इस मिरर में बनेगा, इसका एक इमेज इसमें बनेगा। कहाँ बनेगा? इट विल बी समवेयर हियर। अब ये जो इमेज किस में बना है? M2 में बना है। M2 में जो इमेज बना है उसका इमेज फिर M1 में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे बनेगा। You will see it will be somewhere here। फिर इसका इमेज इसमें बनाओ, you will see it is coming and coinciding here। इसका इमेज आप बनाओगे आके यहाँ पे कोइंसाइड कर जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, इसका इमेज यहाँ हुआ, उसका इमेज यहाँ हुआ, इसका इमेज यहाँ हुआ। मतलब पहले ऑब्जेक्ट का इमेज निकाल दिए इस मिरर में, ये जो इमेज निकला दैट इमेज विल बिहेव एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड मिरर, जिसका इमेज इसमें यहाँ पे बना। अब ये जो इमेज है वो इस इमेज का इमेज है इस मिरर में। अब इसका एक इमेज बनेगा इस मिरर में, फिर ये बन गया यहाँ पे, फिर इसका इमेज बनेगा इस मिरर पे। ऐसे करते जाओ जब तक वो एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं कर जाते हैं। अब इसका इमेज आया तो यहाँ पर मर्ज हो गया, तो प्रोसेस स्टॉप्स देयर। हाउ मेनी इमेजेस आर देयर? यू से 3 इमेजेस। ठीक है, करना क्या है फिर से बताता हूँ। इसके लिए पहले में इमेज बनाओ, इमेज के लिए दूसरे में इमेज बनाओ, दूसरे के लिए फिर पहले में इमेज बनाओ, फिर उसके लिए एक एक करके करते जाओ। यू विल फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड। और एक समय आएगा जब इमेजेस विल कोइंसाइड और आपको कोई नया इमेज नहीं मिलेगा, तब आपको रुक जाना है और काउंट करना है। सपोज हम कहेंगे यहाँ एक मिरर है, यहाँ एक मिरर है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा एंड O is an object and suppose this is what is called the angle bisector। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे 2 केस होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बाइसेक्टर पे हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। Either the object is on angle bisector or not on angle bisector. Accordingly, the number of images will be different. तो कैसे करेंगे? Let theta is angle between mirrors। ठीक है, स्टेप 1 फाइंड m। क्या है ये? 360 बाय थीटा। कोई जरूरी नहीं कि होल नंबर आएगा, हो सकता है कि फ्रैक्शन है, इट विल बी अ फ्रैक्शन। देन फाइंड n। n क्या है? द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू मतलब जैसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जानते हो, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना है? 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना है? इट इज 2 है कि नहीं? सिमिलरली 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना है? 5। सिमिलरली लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू उल्टा होता है, 5.9 का ग्रेटेस्ट लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू होता है 6, 2.1 का लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू होता है 3। नेक्स्ट वैल्यू समझ में आया क्या? ठीक है, क्या ये चीजें समझ में आ गया? यस Yes। तो हम कहेंगे हमें लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है समझ में आ गया। ठीक है, n मिल गया। देन n number of images is equal to n if n is odd and object is not on the angle bisector and it is n minus 1 otherwise।
तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने की 3 स्टेप ने आपको बता दिया। अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है या नहीं है, अगर है तो द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी, अगर है तो इट विल बी n-1। मेरा कहने का मतलब है अगर n का वैल्यू ऑड आया, n का वैल्यू आया ऑड, और साथ साथ ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, अनसिमेट्रिकली है, ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकली रखा गया है और n ऑड आ रहा है, तब नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n, अदरवाइज नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n-1। मैं बेहतर समझा दूंगा आपको अगर मैं एग्जांपल ले लूंगा तो। आई विल टेक एन एग्जांपल हियर। सपोज हम कहेंगे हियर आर 2 मिरर्स, से दिस एंगल इज थीटा, और सपोज हम कहेंगे दिस इज द एंगल बाइसेक्टर and I see here is an object A and here is an object B. I want to know the number of images of A and B. क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है find number of images of A and B if theta is 40 degree, theta is 41 degree, theta is 39 degree। All these 3 cases के लिए आपको बताना है what is the number of images, कितने टू इमेज बनेगा A का और B का। लास्ट पॉइंट है, थोड़ा देख लो फिर ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी में तो इतना ही, कि स्फेरिकल मिरर भी देखेंगे, जल्दी जल्दी सब चीजों को कर देंगे और फिर हम लोग चलेंगे रिफ्रैक्शन में। ठीक है, रिफ्रैक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अच्छा, तो यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ध्यान से देखो, मेहनत का फल मीठा होता है। थीटा दिया है कितना? 40 डिग्री, बिट नंबर 1। पहले क्या निकालना है? स्टेप नंबर 1 क्या निकालना है? 360 बाई थीटा। चलो निकाल लेते हैं। m is 360 by theta is coming out to be 9। तो n का वैल्यू क्या होगा? लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, मतलब सेम 9। अगर 9 पॉइंट समथिंग होता तो 10 हो जाता, है ना? तो ये 9 ही रहेगा। अच्छा, नाउ नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ A, क्या n ऑड है? हाँ है। क्या A अनसिमेट्रिकली है? नहीं। ऑड होना है, n का वैल्यू ऑड होना है, n का वैल्यू ऑड होना है और ऑब्जेक्ट को अनसिमेट्रिकली होना है। सोचो तो n ऑड है लेकिन A इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा भाई? n-1, दैट इज 8 नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ A। नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ B, क्या n ऑड है? हाँ है। क्या B अनसिमेट्रिकली है? हाँ है। तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ B इज 9, दैट इज सेम एज 9। A का 8 इमेज बनेगा, B का 9 इमेज बनेगा। क्या मैं सबको समझा पा रहा हूं? Yes. ये समझ में आ गया है। थोड़ा इसको छोटा करो, फिर दूसरे को यहीं पे करेंगे हम लोग, ये करेंगे यहाँ पे। यस, ये हमें समझ में आ गया। नाउ लेट अस गो फॉर द सेकंड केस। सेकंड केस में हम कहेंगे बिट नंबर 2, थीटा इज से 39 डिग्री, बाकी 41 डिग्री को आप करो। थीटा इज 39 डिग्री। अब m का वैल्यू क्या होगा? इट विल बी 360 बाय 39। 40 होता तो 9 होता, अब कितना होगा? 9 पॉइंट समथिंग। वो समथिंग छोड़ो, निकालने की कोई जरूरत नहीं, हमें तो n चाहिए। n क्या है? लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, मतलब 9 का नेक्स्ट इंटीजर 10। n का वैल्यू मिला 10। नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ A, n अगर और होगा, A अनसिमेट्रिकली होगा। अरे A को पोजीशन छोड़ो, ऑब्जेक्ट का पोजीशन छोड़ो, n तो और नहीं है, ये इवन है, तो NA और NB दोनों बराबर होंगे। इतना n-1, 10-1 is 9। समझ में आया क्या? नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ A and B। देख लो
यहाँ पर याद रहना चाहिए कि n ऑड होगा और ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकली होगा, तो तब जाके होगा n, अदरवाइज n-1। यहाँ पर तो n ही ऑड नहीं है, तो होगा कितना, n-1 है कि नहीं। अगर हम कहेंगे 41 डिग्री के लिए करेंगे तो 41 डिग्री के लिए वैल्यू कितना होगा, 365 41 40 होता तो 9 होता, 41 मतलब 8 पॉइंट समथिंग होगा, 8 पॉइंट समथिंग तो n का लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू 9 हो जाएगा, आंसर विल बी सेम। अगर एंगल 41 डिग्री होगा, NA विल बी 8, NB विल बी 9। समझ में आ रहा है? दे में आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दिस। तो इतने सारा चीज में आपको बता दिया, और ये सारा चीज को एक बार में हजम करना मुश्किल है। यू मस्ट वॉच इट थॉरोली एंड मेक प्रॉपर नोट। और आपको मैं सारा चीज का प्रूफ और डेरिवेशन के साथ बताया, आपको कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, कोई नहीं पूछने वाला। तो सारा को आप पॉइंट वाइज करके लिखोगे, ये होता है वो होता है, तो काम बन जाएगा और बहुत जल्दी जल्दी चीजें बन जाएंगी, ठीक है। और कुछ टिपिकल क्वेश्चन से हम लोग कर लेंगे, स्फेरिकल मिरर के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर उसको लेके आगे बढ़ेंगे। लेट अस मीट अगेन नेक्स्ट क्लास। तब तक घर में रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद। ओके।